तो दोस्तों नमस्कार, हिंदी के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी प्राकृत के भेद है वो मैंने बता दिया था। हम लोग वैसे चल रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोगों का? पहला चैप्टर, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें प्राकृत को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे क्या हो सकता है तो आप सीधे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा सिलेबस बता रखा है कि इसके आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द ये अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी जो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, वो अपभ्रंश शब्द उसने जरूर सुना है। तो अपभ्रंश शब्द ये क्या है और अपभ्रंश किसे कहते हैं और ये कहाँ से आया है, किस प्रकार इसकी प्रवृत्ति हिंदी भाषा में रही है, तो ये है अपभ्रंश। देखो अपभ्रंश जो है भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले 6ठी सदी में मिलता है। ठीक है, 6ठी सदी से मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो है अपभ्रंश जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, उसमें ग्रंथ आदि लिखना प्रारंभ हो गया। तो अपभ्रंश जो है विद्वानों ने इसे अपभ्रंश या अपहट कहा है। विद्वान जो रिसर्च करते हैं, भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने, किसी ने कहा ये अपभ्रंश है तो किसी ने कहा ये अवहट है। ठीक है, ये दो अलग अलग नामों से इसको बुलाने लगे। अब ये जो है अपभ्रंश, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और प्राकृत भाषा, ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषा, ये दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। प्राकृत जो हमने 5 भेद पढ़े थे, स्वरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, ठीक है, महाराष्ट्रीय और पैचाशी, इसके जो बीच की कड़ी कौन सा है आधुनिक भाषा के, ये है अपभ्रंश। ठीक, तो ये बीच का कड़ी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म किसी ना किसी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, अब क्या है, आधुनिक भाषा जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, खड़ी बोली हिंदी पढ़ते हैं, उसमें कई सारे भाषाएं हैं, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, कई भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं किसी ना किसी अपभ्रंश से ही बना हुआ है। ठीक, तो ये अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश के भी अनेक भेद है, मैंने आपको सब बताया है और आगे भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। तो ये क्या है, अपभ्रंश है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, इसमें क्या है, इसे अवहंश क्या क्या नाम से बुलाते हैं? अवहंश, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभिरी, अभिरोक्ति आदि भाषाओं से इसको बुलाया जाता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में देखो, इसमें क्या है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया महाग्रंथ है। तो प्रश्न आए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें मिलता है, तो आंसर होगा क्या, पतंजलि द्वारा रचित क्या है, महाभाष्य में। तो ये होगा इसका आंसर। देखो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अपभ्रंश शब्द का कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। ठीक है, एक दो ग्रंथ ऐसा है जिसमें अपभ्रंश को अपभ्रष्ट कहा गया है। जैसे अपभ्रंश शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको अपभ्रष्ट कहा गया है, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तो इन सब में। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपभ्रंश शब्द का प्रयोग और कहाँ कहाँ मिलता है। तो आगे देखिए, स्वयंभू ने रामायण में अवहत शब्द का प्रयोग किया है। स्वयंभू का जो रामायण है उसमें अपभ्रंश को अवहत कहा है इन्होंने। नेक्स्ट है, भर्तृहरि ने संस्कारहीन भाषा को अपभ्रंश कहा है। जो भाषा संस्कारहीन है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, व्याकरण से अलग है, वो मानते थे भर्तृहरि ने, तभी इसको संस्कारहीन भाषा के नाम से अभिहित किया है इन्होंने। इसके बाद दूसरा टॉपिक है, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य आदि में आभिरों की भाषा को अपभ्रंश कहा है। आचार्य दंडी जो काव्य शास्त्र, काव्य अलंकार के आचार्य है, इन्होंने कहा है कि जो आभिरों की भाषा है वही अपभ्रंश है। तो आभिरों की भाषा को अपभ्रंश माना है आचार्य दंडी ने। नेक्स्ट ये है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए, जो नाट्यशास्त्र जिन्होंने लिखा था, इन्होंने क्या कहा कि ये जो है अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने अभिरोक्ति, अपभ्रंश शब्द के लिए अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। प्राकृत व्याकरणाचार्य चंड, ये प्राकृत भाषा के व्याकरणाचार्य है आचार्य चंड, ने सबसे पहले अपभ्रंश नाम का उल्लेख किया है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपभ्रंश नाम का उल्लेख किया है। अब पतंजलि ने अपने महाभाष्य में सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग किया है, पर नाम का उल्लेख सबसे पहले चंड ने किया था। ठीक है, अपने व्याकरण शास्त्र में। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरणम। अब ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरणम है, ये भी एक
क्या है, व्याकरणिक शास्त्र है। इसको दामोदर पंडित ने लिखा। और ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि कौशल की भाषा जो है वो अभ्रष्ट भाषा है। ठीक, तो ये तो हो गया कुछ टॉपिक। और अब देखते हैं कुछ टॉपिक और रह गया है कि और किसने क्या कहा है। तो नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या है, पीशेल, ग्रियर्सन, भंडारकर, चटर्जी, बुलनर, ये सब जो विद्वान थे इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। अब नेक्स्ट है महाकवि कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का कुछ छंद जो है इनके रचना में मिलता है। विक्रमोर्वशीयम ये जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है इसमें मिलता है। देखो अपभ्रंश का प्रबंध काव्य का जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है, वो धनपाल कृत भविष्यत कहा। ठीक है, ये सबसे पहला प्रबंध काव्य माना गया है। नेक्स्ट है अपभ्रंश के राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू है। पयम चरयू जो राम काव्य लिखा था स्वयंभू ने, वो 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। और राम काव्य के दृष्टि से ये अपभ्रंश के भाषा से सबसे पहला ग्रंथ है। आगे देखिए इसमें स्वयंभू पौम चरयू जो है ये 90 संधियों का है और 5 कांड है उसमें। ठीक है, और ये जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ इनका माना गया है उस समय का। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। वास्तव में कई विद्वानों ने कहा है कि जो वाल्मीकि है अपभ्रंश का वो कौन है, स्वयंभू है। ठीक है, ये सब उक्तियाँ मिली है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का कालिदास कहा है और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। ठीक है, पुष्पदंत से पहले कौन आए थे, स्वयंभू। अब स्वयंभू का जो काव्य है वो इतना अच्छा था कि उनको लोग कालिदास कहते थे, वाल्मीकि कहते थे, अलग अलग प्रकार से, और भवभूति कहा गया है पुष्पदंत को। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये अपभ्रंश के जितने भी सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है उसकी सूची है। और वो किसने क्या कहा वो मैंने बताया। पर तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने कहा है कि जैसे 7वीं शताब्दी से अपभ्रंश का काल, जो 7वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी का जो समय है, इस समय को डॉक्टर हरदेव बहारी ने स्वर्णकाल कहा है, अपभ्रंश का स्वर्णकाल। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अवहट्ट बताया जाएगा और अपभ्रंश का कुछ भेद है वो रह गया था, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।